चावल बासमती चावल होता था, मटर की बहुत शानदार खेती, वो सारा तबाह हो चुका है। कंक्रीट का जंगल बन चुका है। जितनी भी नदियां हैं वो बिल्कुल नाले में तब्दील हो चुकी हैं। पानी उसके अंदर स्वच्छ पानी अवेलेबल नहीं है। ये पेड़ जो है साल है, इन सालों की एक कहानी है। ये 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 उसके बाद भी नहीं सड़ता है। वो बस्तियां बसा रहे हैं, आने वाले टाइम पे यहाँ वो पार्षद भी नहीं बन। IAS कैसे बन गए, किस लोगों ने इनको चयन किया? मैं तो उस चयन समिति के लोगों पर अगर मेरा बस चले तो आई वुड हैंग देम। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कितना सजग है और उसी में हम चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े इस प्रदेश में हम वो खड़ा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वो खलंगा के जंगल है। ये जंगल जिनको काटने की कोशिश की जा रही है, जहां के पेड़ों को चिन्हित कर लिया गया है और उन पर रेड मार्क लगा दिया गया है, उन पे नंबर लिख दिया गया है कि ये जो पेड़ हैं वो कटेंगे, जिससे कि जो देहरादून के लोग हैं उनकी प्यास को बुझाया जा सके। ये जो नंबर आप देख रहे हैं इसमें लिखा है 1493 और इसी के साथ कई ऐसे पेड़ हैं जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे रेड मार्क लगा हुआ है, चिन्हित किया गया है उन 2000 पेड़ों को जिनको काटा जाएगा कहा जा रहा है। लेकिन देहरादून के लोग सजग हैं। उनकी एक कोशिश है कि जो देहरादून का अस्तित्व है, जो विरासत है, जो संस्कृति है, वो हम मिटने नहीं देंगे। और ये ही शायद हम कहें कि कोशिश जो है देहरादून के लोगों की वो रंग ला रही है और फिलहाल के लिए रोक है, लेकिन कहा जा रहा है कि खतरा जो है वो अभी टला नहीं है। फिलहाल लोगों की तरफ से जिन जिन पेड़ों को चिन्हित किया गया है कि इन पेड़ों को काटा जाएगा, उन पर इस रक्षा सूत्र को बांधा जा रहा है। रक्षा सूत्र मतलब कि हम इन पेड़ों को बचाएंगे, इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। कोशिश लगातार जारी है इन लोगों की और जोड़ा जा रहा है। दूर दूर से लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, इनके साथ जुड़ रहे हैं ताकि जो इनकी कोशिश है, जो इनका प्रयास है, वो यहाँ पर सफल हो पाए। हमारे साथ इस दौरान यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और ये जो लोग हैं वही इस पूरे बीड़े को उठाए हुए हैं कि चाहे कितने भी दिन लग जाए, कितने भी साल लग जाए, लेकिन उनकी कोशिश जो है जब तक रंग नहीं लाती है तब तक वो दम नहीं तोड़ेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर पर्यावरणविद हैं मनोज ध्यानी जी और काफ़ी सम्मानित है, राज्य आंदोलनकारी भी ये रहे हैं। मनोज ध्यानी जी, ये बताइए, क्योंकि ये पहली बार कोई वाकया नहीं है देहरादून में इस तरह से पेड़ों के कटने का जो सिलसिला है वो आज नहीं है। इससे पहले भी हमने कई देखे, आप लोगों के आंदोलन भी देखे और वो किस तरह से बचे हैं वो भी देखे। अब खलंगा को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही है उस पर आप लोगों का एक्शन किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो रायशुमारी के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, अभिवादन है। देहरादून की जनता एक बड़ी परेशानी से गुजर रही है और वो ये है कि जब से ये राज्य बना है, हमारे देहरादून के जो खेत खलियान थे, लीची के बागान होते थे, अमरूद के होते थे, कुमानी होती थी, पुल्लम, आड़ू और चावल बासमती चावल होता था, मटर की बहुत शानदार खेती, वो सारा तबाह हो चुका है। कंक्रीट का जंगल बन चुका है। सेस्मिक जोन है, सेस्मिक जोन में बहुत कई मंजिला अट्टालिकाएँ जो हैं, भवन खड़े हो चुके हैं। देहरादून की जनता स्मार्ट सिटी के नाम पे लगातार परेशान इसलिए रही कि सरकार ने कई 4-4 साल, 5-5 साल तक बिल्कुल सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, नालियाँ खुद रही हैं, सड़क बन रही है, फिर नाली के लिए खुदती है, वो सारी की सारी प्रक्रिया चल रही है। पेड़ों का इतनी बड़ी तादाद में छपान कर दिया गया है कि दिल्ली से आते हुए अगर आप डाट काली के रास्ते आएंगे तो मतलब कई हजार पेड़ जो हैं वो स्वाहा कर दिए गए हैं और सिर्फ 10 मिनट के रास्ते को लाभ देने के लिए लोगों को। और यही स्थिति आपको सहजधारा में जाएंगे, बिल्कुल एकदम आज की तारीख में आप कह नहीं सकते कि ये वो देहरादून है पुराना सहजधारा है। वो रोड जो है बिल्कुल वृक्ष विहीन हो चुकी है। अब एक वृक्ष वहाँ नहीं दिखेगा, आपको रेगिस्तान लगेगा। पता नहीं सरकार की योजनाएं क्या हैं, लेकिन सरकार लगातार कुछ योजनाएं लेकर आती है। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के नाम पे 10,000 वृक्ष काटने का था। उस समय पूरे देहरादून के तमाम सामाजिक, राजनीतिक संगठन, बुद्धिजीवी वर्ग, पूरा समाज, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे खड़े हुए और वो प्रोजेक्ट रुकवाया। चाय बागान ख़त्म करने के लिए योजना आई, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, उसको रुकवाना पड़ा। प्रोजेक्ट एक थानों में आया कि साइंटिफिक रिसर्च की बिल्डिंग्स बनेंगी, 2,500 पेड़ इसमें, उसके लिए स्वाहा कर दिए जाएंगे। मतलब साइंस कहाँ कहती है कि पेड़ों का आप नाश करो और तब जाके साइंस विकास होगी। मतलब
विकास की एक गलत अवधारणा और सब्जबाग दिखाकर वृक्ष काटे जा रहे हैं। अब हालात ये हैं कि आप नदियों का देखें कि चाहे जितनी भी नदियां हैं वो बिल्कुल नाले में तब्दील हो चुके हैं। पानी उसके अंदर स्वच्छ पानी अवेलेबल नहीं है। दोनों नहरें हुआ करती थी देहरादून में, वेस्ट कैनाल रोड, ईस्ट कैनाल रोड पूरी सूख चुकी हैं, अंडरग्राउंड हो चुकी हैं और सूख चुकी हैं। कई स्रोत जो है बर्बाद कर दिए हैं सरकार ने। सरकार अब कह रही है कि हम पानी के लिए आपको पानी मुहैया कराएंगे एक छोटे से इलाके को, और उसके लिए हम ये 7 हेक्टेयर की ज़मीन जो है इसमें सारे पेड़ तबाह कर देंगे। अब यहाँ से जस्ट 1-1.5 किलोमीटर पहले अगर आप आए होंगे तो आपने देखा होगा स्रोता है, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जल आ रहे हैं, लोग उसमें पानी भरते हैं। यानी यहाँ से मुश्किल से हार्डली 2.5-3-5 मीटर पे पानी अवेलेबल है इन वृक्षों के कारण। इसके नीचे इतना विशाल जल भंडारण है, उस जल भंडारण जो लगातार लोगों को कई सदियों से जल देते हुए आ रहा है, उसके प्रति चिंता नहीं है सरकार की। उसका संरक्षण करना है, उसे रिचार्ज करना है, उसका सही प्रकार से लंबे समय तक नागरिकों को लाभान्वित करना है, बल्कि ये है कि इन पेड़ों को काट दिया जाए। नहीं तो अगर इतना सब कुछ है तो फिर ऐसी ज़रूरत क्यों हो गई अब कि इन पेड़ों की बलि दी जाए? ये देखिए, ये हम जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने 2012 में विरोध किया था देहरादून के इन्हीं जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ जो अभी जो जल मंत्रालय जो यहाँ का है उसी के मंत्री जी थे, और वो तब आवास विकास समिति के उपाध्यक्ष होते थे, और उस समय उन्होंने एक योजना लेके आए थे कि यहाँ वृक्षों को काटा जाएगा और यहाँ मंत्रियों के स्थायी आवास बनेंगे। इसी यहाँ न्यू देहरादून के नाम पर 2 विधानसभाएं उत्तराखंड की होते हुए तीसरी विधानसभा के लिए 90 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। 85 करोड़ रुपया सौंग डैम के वहाँ भी 9000 पेड़ वहाँ अलग कटेंगे, उसकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, और ये एक्स्ट्रा है जो रिजर्वायर के नाम पे है। और आप ये लगाइए कि 7 हेक्टेयर में रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर किस प्रकार का वाटर है? ये सिर्फ एक दिखावा है। जो सरकार ये चिंता नहीं करती कि सड़क में गड्ढा है, लगातार गड्ढे रहे, कई बालिकाएं, कई छात्र जो हैं उनकी मृत्यु हुई, एक्सीडेंट हुए, कईयों ने अपने लिम्स खो दिए। जो लगातार सड़कों को, अभी भी आज देहरादून में जाएंगे तो गली गली में खुदाई मिलेगी, सड़कों पे आज खुद रहा है। जो जनता को अदरवाइज चिंता नहीं करती, उसको बड़ी पानी की चिंता होने लग गई है जनता की। तो एक आई वॉश दिखाकर इन पेड़ों के पीछे, क्योंकि साल के वृक्ष हैं, ये सीधे स्ट्रेट स्लीपर्स होते हैं, ये आपके लिए कॉमर्शियली लाभदायक होता है, इसलिए आप इन पेड़ों को काट रहे हैं। कैसे लाभ लेंगे इसका? ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों को कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्री में, आप जितने भी रेंजर्स हैं जो फॉरेस्ट विभाग में काम करने वाले हैं, IAS अधिकारियों के यहाँ चले जाए, आप वहाँ लकड़ी देखिए कि वो उनके कितने आलीशान उन्होंने अपने मकान बनाए हुए हैं, है ना। भ्रष्टाचार की जद में जिस हाकम सिंह का नाम था, उसके रिजॉर्ट में पूरा का पूरा देवदार की लकड़ी से बना हुआ था। तो ये इन साधनों को, वन संपदा को लूट रहे हैं, वन माफिया के साथ मिले हुए हैं, भूमि माफिया के साथ मिले हैं। यहाँ पर भविष्य में होटल, रिजॉर्ट खोलकर एक कॉमर्शियल एंगल है, और वो लोग जो रेगिस्तान में समुद्र किनारे रहते हैं, जिनको खारा पानी मिलता है, नमक का पानी मिलता है, वो आकर यहाँ पर इन गिद्ध दृष्टि डाले हुए हैं, जहाँ पहाड़ के लोगों का मीठा पानी स्रोत के रूप में बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और पहाड़ के लोगों को चिंतनशील होना पड़ेगा। और यही शायद हमारे बहुत सारे ये युवा साथी सभी लड़ रहे हैं कि भू कानून और मूल निवास की धारणाओं पे जो लड़ाई है, यही लड़ाई है कि हम कैसे इन जंगलों को बचाएं, कैसे अपनी जल संपदा को बचाएं, कैसे अपनी वन संपदा को बचाएं। तो हमारा जो देहरादून है उसकी बड़ी एक खूबसूरती है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो नाम हैं यहाँ, जैसे झड़ी पानी, नाला पानी, इस तरीके से नाम है। सहस्त्र धारा, मतलब कई धाराएं, सहस्त्रों धाराएं जहाँ निकल रही है। तो मतलब आप जल के आधार पे, मतलब वहाँ एक एक जगह के नाम चयनित करेंगे और आपको हजारों स्रोत मिलेंगे। उन स्रोतों को तबाह कर दिया गया है कईयों को तो, और जो बाकी बचे हुए हैं उनको तबाह करने के लिए ये जो आसुरी बुद्धि जो है वो बैठ गई है। तो हम लोग
तो एक तरीके से ये यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। हमारा मानना है कि ये, मैं तो वैसे भी गौड़िया धारा का हूँ, हमारे धारा में ये बोला जाता है ये संत महात्मा जो महान आत्माएं थी वो वृक्ष बनकर कई हजार साल तक जीती हैं और अपना जो उनके बेटे हैं बेटियां हैं जो इस समाज के हैं उनको वो हवा पानी के माध्यम से पोषण करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इनको देवी देवता मानते हैं। और खलंगा मैं आपको बताऊं ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखा समाज ने यहाँ लड़ाई लड़ी। खलंगा का यहाँ पे आगे स्मारक है, आप वहाँ गए होंगे। तो खलंगा के स्मारक है, वहाँ का इतिहास है, वहाँ की परंपरा है। खलंगा को तबाह करने का जो ये योजना बन रही है और जो गोरखा समुदाय के लोग वो देवी देवता मानते हैं इन वृक्षों को। तो आप एक पूरे समुदाय के भावनाओं का अनादर कर रहे हैं और हम ये रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प ले रहे हैं और तमाम विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं इकट्ठा होते हैं और ये प्रण ले रहे हैं कि हम खलंगा को तबाह नहीं होने देंगे, हमें इसकी रक्षा करनी है जैसे तैसे भी हो। और इसके माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड में संदेश देना चाहते हैं कि हम जहाँ भी हों वृक्षों की रक्षा करें, जंगलों की रक्षा करें। हम देश के उन लोगों को अंडमान निकोबार आइलैंड जहाँ 2 लाख वृक्षों को भारत सरकार की सदन में ये घोषणा है कि 1,60,000 पेड़ों को काटा जाएगा। तो हम उनको भी संदेश भेजना चाह रहे हैं कि वृक्ष काटकर हम विकास नहीं कर सकते, हमें वृक्षों के साथ बल्कि अधिक वृक्षों को रोपण के साथ हमारे को जीवन चाहिए। ठीक है, सरकारें तो बात करती है हमेशा फायदे की कि आपका फायदा जनता का फायदा, लेकिन वो पीठ पीछे क्या होता है वो सबको पता है। कागजी तौर पर हम हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन अब समाज के वर्ग की बात करें तो 2 भागों में बटा है। एक आप लोगों का वर्ग जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो कहाँ तक जाएंगे वो आप लोगों ने भी बताया, लेकिन एक समाज का अलग वर्ग जिसको शायद कुछ नहीं पड़ी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और एक संदेश देता हूं कि वृक्ष लगाना कार्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। अगर एक वृक्ष 10 पुत्र समान है और उस वृक्ष को काटा जाएगा, जब एक आदमी को मारने की सज़ा जब उसको सज़ा मिलती है तो 10 वृक्षों को काटने के लिए कितनी सज़ा मिलेगी। और यहाँ पर सैकड़ों वृक्ष कट रहे हैं, तो उस सरकार को, उस सरकार के नुमाइंदों को, उसको आदेश देने वाले को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, पहले तो आपके चैनल से ये सुनिश्चित होना चाहिए। और बाकी रही, आप ये बात समझ सकते हैं कि इस भीड़ में, इस जंगल में ये पेड़ जो है साल है, इन सालों की एक कहानी है। ये 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 उसके बाद भी नहीं सड़ता है। तो ऐसे ही इमारती चीज़, जैसे अभी आप अपनी मनोज ध्यानी जी को सुन रहे थे, ये सारी लकड़ियों की एक सांठ गांठ है और ये उनको अपने घरों में और अपने भ्रष्टाचार की एक इसमें अग्नि बनना है। और मैं आपको बता दूं कि इस बिहड़ में आपको जहां जल स्रोत नीचे से निकाल कर यहाँ पर बनाने के यही मिला है, कहीं और जगह भी तो मिल सकता है। दूसरी बात, पंपिंग से अगर वो दूर से ला करके भी पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखा गया है कि पिछले कई दशकों से जो धीरे धीरे पानी का जो जल स्तर नीचे जा रहा है, उसका मुख्य कारण है जंगलों का कटान है। आप एक बार अभी जो नीचे जल स्रोत की बात कर रहे थे, एक टाइम वो कम से कम 6 इंच डायमीटर में पानी आता था। 6 इंच डायमीटर का मतलब होता है एक घराट चल सकता था, लेकिन आज वो सूख करके केवल आधा इंच पर रह गया वो पानी। और उस पानी की एक खासियत है, अगर उस पानी पीने के बाद शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसे कई बीमारियों को कभी नहीं हो सकती हैं। ऐसी सुंदर संपदा को आप जंगल को कटान के नाम पर ख़त्म कर रहे हैं, तो ये सरकार की एक अच्छी इच्छा नहीं है और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और इसका विरोध करने के लिए हमको किसी भी हद पर जाना पड़ेगा, चिपको आंदोलन से लेकर के जैसे रक्षा, लेकिन हम चिपको आंदोलन पर भी इस पर चलेंगे, लेकिन इन वृक्षों को, इस जंगलों को तबाह नहीं होने देंगे। यही हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ आज बहुत सारे लोग हम यहाँ पर इकट्ठा थे और हमने अभी फिर प्रण किया है कि हम प्रत्येक संडे को जो यहाँ पर इकट्ठा होंगे, क्योंकि बाकी टाइम पर लोग रोजगार में भी रहते हैं, पेट भी भरना है, लेकिन हर रविवार को हम यहाँ इकट्ठा होकर के और इन जंगलों को तबाह नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद पर गुजरना पड़े। ठीक है, हमने ये देखा है उत्तराखंड जो है शुरुआत से ही अपनी मिट्टी के लिए, अपनी वन संपदा के लिए जो है वो हमेशा से ही लड़ता हुआ आया है, लेकिन ये ज़रूरत है कि हर समाज का जो हर वर्ग है वो इससे जुड़े, तभी जो चीज़ें हैं वो सामने आ पाएगी। आप कुछ लोग जो युवा हैं वो भी इसमें जुड़ रहे हैं, अपनी भी भागीदारी निभा रहे हैं। इसको लेकर आप किस तरह समझते हैं कि क्या उत्तराखंड को बचाने के लिए हदों को पार करना ज़रूरी हो गया है? देखिए, मैं मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति से हूं और आप इस उत्तराखंड में जो भी मुद्दे देखेंगे वो एंड ऑफ द डे जो जुड़ेंगे वो जाके मूल निवास और भू कानून से जुड़ेंगे।
आज आप देख रहे हैं, देखिए ये बड़ा लॉजिकल है। अगर शहर की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको उन्हें पानी देना पड़ेगा, और वो पानी, ये पेड़ आज नहीं, आज से 10 साल बाद कटेंगे, लेकिन कटेंगे ज़रूर। तो आप क्या कर रहे हैं कि बस्तियां बसा रहे हैं, ये पॉलिटिकल है। सारे नेता यहाँ पर बस्तियां बसाने के काम में लगे हुए हैं नदी के किनारे। फिर एनजीटी कहती है उन्हें हटाइए, तो उनको पक्के मकान देने का वादा किया जाता है। उन पक्के मकानों में आपको पानी देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा तो फिर पेड़ काटने पड़ेंगे आपको, यहाँ नहीं कहीं और काटने पड़ेंगे। तो एक्चुअली में जो सारी प्रॉब्लम है वो एक टोटल स्ट्रक्चर जो है इस उत्तराखंड का, उस पर ये चीज़ आती है कि आपके यहाँ मूल निवास लागू नहीं है, उनके अधिकार संरक्षित नहीं है, आपके यहाँ एक मजबूत भू कानून नहीं है। भू कानून नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि धीरे धीरे, आज जैसे लॉ है 1 एक्ट पे कि अगर आप ज़मीन छोड़ देंगे तो वो ज़मीन गवर्नमेंट ले लेगी। अगर वो ज़मीन गवर्नमेंट ले लेगी, वो किसी भी कंपनी के साथ MOU साइन करती है और उनको वो ज़मीन दे देती है। और फिर ये इसी तरीके के, कभी नाम ये होता है कि यहाँ पर एक वाटर रिजर्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये पेड़ 2000 से शुरू हुए थे, अब इनकी गिनती 9000 बताई जा रही है। जो कटने हैं ये 15-16 हज़ार पेड़ कटेंगे और यहाँ पर रेस्ट हाउसेज बनेंगे। और उस रिजर्वायर तो एक छोटी सी जगह पे बनेगा और बाकी रेस्ट हाउस बनेंगे, और फिर जो दिल्ली से आने वाले हमारे VIP मेहमान हैं उनको रुकने की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। तो एग्जैक्टली यही है, जब आप जो है किसी लिमिटेड रिसोर्स पे अनलिमिटेड पॉपुलेशन का बर्डन डालेंगे तो ये चीज़ होनी ही होनी है। और इसका, जैसे आप और जगह भी देख रहे हैं, काफ़ी जगह जो है पेड़ काटे जा चुके हैं इसी चीज़ के नाम पे। एंड बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ नॉट लिसनिंग टू द एक्सपर्ट्स, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। एक ब्यूरोक्रेटिक आदमी आता है, IAS आता है, वो UPSC से आता है, ही डजंट नो अबाउट वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स एनरिचमेंट, उन्हें कुछ नहीं पता है। वो आते हैं, निशान लगाए, पेड़ काट दिया जाए, यहाँ पर रिजर्वायर बनेगा। सो दे डोंट नो कि यहाँ पर जो है ये जो पूरा जंगल है ये एनरिच करता है वाटर को। यहाँ से नाला पानी में पूरे तरीके से वो नहर पूरी बहती थी। यहाँ पर जो नदियाँ हैं ये एग्जैक्टली ऐसा ही बार बार होता रहा है। हमने कंक्रीट की जो यहाँ पर जाल बिछाया है उससे पानी सीपेज नहीं हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर बिल्कुल डिप्लीटेड है। और आप पिछले 10 साल के टेबल कंटेंट उठा के देखिए और आज उठा के देखिए, इतना अंतर आ गया है। तो पहले जो रिजर्वायर्स से, जो नेचुरल रिसोर्सेज रिजर्वायर थे, अभी ये जो डैम बनना है, उब्बल में ये डैम बनना है, वहाँ पर पिछले 25 साल से लोगों को बोला गया है कि यहाँ डैम बनना है, और वहाँ पर एक पत्थर नींव का नहीं रखा गया है उस डैम के लिए, और रिजर्वायर बनाने के लिए आपने पेड़ों पे यहाँ पर मार्किंग शुरू कर दी। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ पर बड़ी से बड़ी मात्रा में, और ये सभी को अफेक्ट करेगा आने वाले समय में। और यहाँ के मौसम को आपने देखा है, लगभग एवरेज 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ चुका है देहरादून का, जहाँ हम लोग यहाँ पर रहने आते थे या छुट्टियों में आते थे, और अब आप देखिए कि इतनी गर्मी यहाँ बढ़ चुकी है कि बिना AC के यहाँ पर काम नहीं चलता है। तो ये सोचना पड़ेगा, आने वाले 10 सालों में हमारे पास ये ज़मीनें भी नहीं रह जाएंगी, और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिस प्रकार से वो बस्तियाँ बसा रहे हैं, आने वाले टाइम पे यहाँ वो पार्षद भी नहीं बन पाएंगे। जो हम पहाड़ों की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर छेड़ोगे तो भुगतना पड़ेगा। केदारनाथ आपदा को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, और अब जो टनलों का निर्माण हो रहा है वो भी देखा जा रहा है कि क्रैक्स आ रहे हैं। जोशीमठ का भी जिक्र हम करें तो वहाँ पर भी हमें कुछ निर्माण के कार्य देखने को मिले, तो अंजाम उसका भी देखने को मिला। देखिए, ये जो हमारा ये हिमालयी जो राज्य है, ये कहीं ना कहीं विकास की भेंट चढ़ रहा है। अगर हमारी सरकारों ने अगर एक संज्ञान लिया होता केदारनाथ आपदा का, तो निश्चित तौर पे ये सब चीज़ें नहीं हो रही होती। ये जो ऑल वेदर जो रोड बनी है, 60,000 डॉक्यूमेंटेड है। मुझे लगता है कि लाखों में ये पेड़ कटे हैं। जब पेड़ कटता है, आपने देखा होगा लैंडस्लाइड हो रही है। ऋषिकेश अगर आप पिछले साल की अगर आप बात करें तो देखेंगे कि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, और ये लैंडस्लाइड कब तक होती रहेंगी, कितने लोग अपनी जान गंवाएंगे। दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, हम प्रकृति से, प्रकृति हमसे नहीं है। जिस दिन ये प्रकृति रूठेगी उस दिन ये अपना जब विनाश दिखाएगी, तो ये हमारा जो ये मनुष्य जो है, ये हमारा अस्तित्व खतरे में है। प्रकृति का अस्तित्व खतरे में नहीं है, हमारा अस्तित्व खतरे में है। तो सरकार को चाहिए कि अगर उनको पानी की व्यवस्था करनी है तो किसी एक शहर की एक कैपेसिटी होती है, बर्डन कैपेसिटी होती है। आप देहरादून को क्या शहर बनाना चाहते हैं? क्या यहाँ लोग आते रहे हर दिन? उसकी एक कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी, कितने लोगों को हम दे सकते हैं? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि यहाँ पे जो मेरे साथी ने बोला कि हम भू कानून मूल निवास की बात इसीलिए करते हैं कि भाई अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, देहरादून इसको नहीं बर्डन ले सकती अब। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों के बजाय कहीं अन्यत्र जो लोग जहाँ के हैं, अगर पहाड़ का लोग, कोई एक आदमी आज ये बोल रहा था कि पलायन पहाड़ का आदमी यहाँ पे आ गया, तो पहाड़ों में सुविधा दीजिए, छोटी छोटी सुविधा दीजिए, उसको वहाँ पे रोज़गार करने का जो एक अवसर मिलेगा। मैं खुद हूँ, मुझे अगर मेरे गांव में अगर मुझे रोज़गार मिल जाता, मुझे तो देहरादून रहना नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं बाय कंपल्सन यहाँ पे रह रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है रहने की। ठीक है मनोज जी, 100 बात की एक बात ये है
कि ये हम हमेशा से ही देखते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ प्रोजेक्ट आते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ये होती है, चिंतन मंथन होता है। क्या ये चिंतन मंथन पहले ही नहीं हो सकता? क्या कुछ ऐसी कमेटी, क्या ऐसे कुछ लोगों के को ऐसे सदस्य नहीं बनाया जा सकता कि आने वाले टाइम में अगर उत्तराखंड में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या कुछ आ रहा है तो इस पर बैठ लिया जाए कि इससे क्या हानि है, क्या लाभ है? देखिए, सरकार को हमने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। अभी हाल में जो ये प्रोजेक्ट है तो उन्होंने कहा कि पानी के लिए है। हमने कहा आप हॉरिजेंटल क्यों प्लान कर रहे हो, वाई यू आर नॉट गोइंग वर्टिकल। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाह रहे हैं वर्टिकल जाइए उसे, और फिर उसको पंप करके, और अब तो सोलर पावर से पावर भी आपकी जनरेट होगी, उसकी जो छत वगैरह सोलर पावर से बना सकते हैं, उससे पंप कर कर आप कर सकते हैं। आप ईस्ट कैनाल रोड, वेस्ट कैनाल रोड जो सूख चुकी हैं, आप उनको रिचार्ज कर सकते हैं। ऋषिपर्णा से लेके टॉन्स वगैरह जितने हमारी रिवर बेड्स हैं उनको रिचार्ज किया जा सकता है, उनके किनारे पेड़ लगाए जा सकते हैं, और मतलब करने का छोटे छोटे रिजर्वायर्स बना के अलग अलग उसमें आप पूरा, मतलब अकेले देहरादून नहीं, देहरादून से बाहर भी काफ़ी लोगों को पानी दे सकते हैं। सरकार भी ये कहती है कि हम जो हमारे को वो दिखाया गया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो 2055 में जाकर माइनस में आ रहे हैं, तब तक हम प्लस में हैं। यानी आपके पास समय है कि अभी आप रिचार्ज कर कर प्लान कर सकते हैं, लेकिन यू आर डूइंग जस्ट द अपोजिट कर रहे हैं। आप जो रिजर्वायर्स हैं, जो एक्यूफायर्स हैं, ये बहुत बड़ा एक्यूफायर है इस ज़मीन के नीचे, तो इन पेड़ों ने जो पानी बचा के रखा हुआ, एक्यूफायर से बना के रखा, आप उसको तबाह कर रहे हो, एंड यू आर नॉट अल्टरनेटिवली, आपने कोई प्लान नहीं किया है उसमें। तो सरकार को, हमारे बहुत सारे हमारे अपार्टमेंट्स हैं, बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, कागजों में चल रहा है रेन वाटर रीहार्वेस्टिंग की बात, लेकिन रेन वाटर रीहार्वेस्टिंग ना हो रही है, ना MDDA जैसे संस्थाएं जो हैं उसको देख रही हैं कि भाई ये क्या मतलब इसकी रेन वाटर रीहार्वेस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, उन्होंने वो प्रोविजंस किए हैं कि नहीं किए। तो मतलब अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल और बहुत स्ट्रॉन्ग। आप राजपुर रोड में जाएंगे, वहाँ पूरा सीमेंटिंग, कंक्रीटाइजेशन कर दिया है उसे, पेड़ों को बिल्कुल सीमेंट तक घेर दिया है, ताकि पेड़ों के जड़ जो पानी पहुंचा सकता था वो भी आपने वो कर दिया शहर के ठीक बीच में। तो टोटल फॉलीज, मतलब जिसे कहते हैं फुलिश अप्रोच जो है, वो डेवलपमेंट के कंसेप्ट जो है, ये IS कैसे बन गए, किस लोगों ने इनको चयन किया, मैं तो उस चयन समिति के लोगों पर अगर मेरा बस चले तो आई वुड हैंग देम कि आपने कैसे गधों को चुन लिया। और हम पब्लिक जो इन बेवकूफ़ों को जो चुन रही है, जो मंत्री बनकर बन रहे हैं, और हमारे सर पर जिस तरीके से पूरा समाज को तबाह करने की सोच रहे हैं, प्रकृति को नष्ट करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बतौर नागरिक भी चिंतन करना पड़ेगा। और जो इस तरीके के चयन प्रणाली हैं, मेरे को तो लगता है सारे के सारे शायद हाकम सिंह जैसे 50 लाख रुपए दे के ही बने होंगे, नहीं तो कम से कम वो बताते कि नहीं भाई इससे हमारा ये प्रकृति, हम आखिर मनुष्य प्रकृति को दे क्या रहा है, हम सारा दोहन ही कर रहे हैं, कम से कम इतना तो बने कि हम उसको कुछ दें, और दे नहीं तो संरक्षित तो करें, कम से कम इतना तो सीख लें। मैं यही बात कहना चाहूँगा। बिल्कुल। अभी जो लेटेस्ट यहाँ पे चीज़ें पता चली है जैसे हम लोगों को, तो ऐसे किया जा रहा है प्रिटेंड कि अब जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, कुछ नहीं हो रहा है, इस पर क्या है और आप लोग इस पर आगे तक कितना जाने वाले हैं? नहीं, इस सरकार पे या किसी भी सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हम लड़ेंगे, हमें लोगों को जागरूक करना है। हम अखबारों के भरोसे, अखबारों के एक जो पंक्ति छप जा रही है कि जिन्हें शेल्फ ऑफ कर दिया, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम इसको एक्चुअल में शेल्फ ऑफ कराएंगे और चाहेंगे कि सरकार जो है इसको पूरा यू टर्न करे और रीविज़िट करे और रेन वाटर रीहार्वेस्टिंग के कंसेप्ट्स पे आए और जो रिचार्जिंग के कंसेप्ट्स हैं उस पर आए। साथ साथ में हम ये कोशिश करेंगे कि अगर हमारे को कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाने पड़े, हम वो काम करेंगे। हमें आंदोलनात्मक कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे चिपको, हमारी गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे चिपको आंदोलन करना है, कैसे अपने पर्यावरण को बचाना है। हम माँ गौरा देवी के सिद्धांतों पर चलेंगे, अपने वृक्षों को बचाएंगे और तो तमाम जो हमारा उत्तराखंड समाज है जो अपने जल जंगल ज़मीन से प्रेम करता है, हम सब उसी पर्वतीय समाज, हिमालयी समाज के लोग हैं और हम हिमालय को नष्ट नहीं होने देंगे, हिमालय को बचा के रखेंगे, ये हमारा संकल्प है।
ठीक है। एक और यहाँ पे ये चीज़ें हम हमेशा देखते हैं कि युवा जुड़ता है लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुँच पाता, और ये कमी ना कहीं खलती है। हमारे बड़े तो आगे देख रहे हैं कि हमारा पहला जो उत्तराखंड था वो कैसा था, और जो अस्तित्व है वो खतरे में है। अब बचाना है, वो जिम्मेदारी आप लोगों पर। देखिए, उत्तराखंड आंदोलन की धरती रही है और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई आंदोलन मुकाम में नहीं पहुँचा हो। लगातार चाहे हमारा कूली बेगार प्रथा का आंदोलन था, उसके खिलाफ आंदोलन था, और गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन था, उत्तराखंड आंदोलन था, चिपको आंदोलन था। तो लगातार उत्तराखंड में जो आंदोलन होते रहे वो लगातार मुकाम तक पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो उत्तराखंड के लिए और यहाँ के जल जंगल ज़मीन के प्रति बहुत संवेदनशील है। हमारे पूर्वज उन्हें हमें सिखाया है कि प्रकृति के साथ मेल मिलाप करके हमें जीवन यापन करना चाहिए। और लगातार हमने ये देखा कि राज्य बनने के बाद जितना दोहन इस राज्य का हुआ उतना कहीं भी नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि हम एक हिमालय के राज्य के वासी हैं और इस हिमालय को बचाने का कर्तव्य भी यहाँ के नागरिकों का है। सबसे पहला कर्तव्य यहाँ के नागरिकों का है, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ख़ास करके युवा वर्ग को, जो युवा हैं, क्योंकि अगर युवा आगे नहीं आएगा तो इस प्रदेश के जो हालात हैं वो लगातार हम देख रहे हैं। राज्य बनने के बाद हमें अपना ज़मीन का कोई कानून नहीं मिल पाया है, वहाँ हमें मूल निवास के कोई अधिकार नहीं मिल पाए। लगातार जो उत्तराखंड में राज्य में जो शोषण हो रहा है वो मूल निवासियों का हो रहा है, और उनके जो संसाधन हैं, उनके जो जल जंगल ज़मीनों पर जो अधिकार होने चाहिए थे वो स्थापित नहीं हुए। परंतु सरकारों का जो रवैया रहा है वो हमेशा से यहाँ हिमालय विरोधी रवैया रहा है, और लगातार उनका जो विकास की जो परिभाषा है, जो वो अपने दिमाग में समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जंगलों को काट दें, हिमालय को ख़त्म कर दें, बाहरी भीड़ को यहाँ बसा दें। तो वो विकास की परिभाषा उनकी इस प्रकार की, जबकि हमारे पूर्वजों की हमारी ये थी कि हम प्रकृति के साथ तालमेल मिला के, क्योंकि हमारे तो लोगों ने हमारे जितने भी त्यौहार होते हैं, चाहे वो हमारा हरेला त्यौहार होता है, तमाम त्यौहार हमारे प्रकृति से जुड़े हुए त्यौहार हैं। हम नंदा देवी को पूछते हैं कि वो माँ जो हमारा हिमालय, हम हिमालय को ही हमारा ईश्वर है। हमारे लिए माँ गंगा की जो हमारे लिए अहमियत है वो इसलिए है क्योंकि हम समझते हैं कि ये प्रकृति के लिए, ये जीवों के लिए, ये इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। तो हम प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, और अगर प्रकृति का नाश होगा तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम गौरा देवी के वंशज हैं। हम गौरा देवी ने हमारे लिए बहुत ही मतलब एक बड़ा जीवन में हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने जो आंदोलन किया था कि उन्होंने साफ कहा था उस समय कि जिस जंगलों पे हमारा अधिकार है, और वो चिपक गई थी। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो लगातार चिपको आंदोलन से लेकर टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में लगे रहे। तो हम इन चीज़ों को समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमें भी एक उदाहरण पेश करना है और अपने अपने जल जंगल ज़मीनों को बचाना है। और अगर हम आगे आएंगे तो 2000 के पेड़ का ये हिमालय बचा रहेगा, यहाँ का समाज बचा रहेगा, यहाँ की संस्कृति बची रहेगी, यहाँ की आबो हवा बची रहेगी, इकोलॉजी बची रहेगी, और पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि एक छोटा सा राज्य है हिमालय का जो अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए कितना सजग है, और उसी में हम चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े इस प्रदेश में, हम वो खड़ा करेंगे। बिल्कुल। तो लोगों की यही कोशिश है, और अब हम लोगों से बस यही उम्मीद करते हैं कि ये लोग तो आगे आए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं और हर बार खड़े रह रहे हैं इन पेड़ों के साथ, अपनी वन संपदा के साथ। बस साथ चाहिए तो आप लोगों का, तो इस मुहिम से जुड़िए और बचाइए अपने जंगलों को, बचाइए अपनी भूमि को, क्योंकि अगर अभी नहीं बचाया तो सब खत्म हो जाएगा।